स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल BA सिलेबस में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि BA सेकंड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़रूर भर भर के शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर इज़ केयर, तो आप लोग जैसे पता ही होगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीढ़ की हड्डी शीर्षक की कुछ सारांश के बारे में, रीढ़ की हड्डी शीर्षक के सारांश के बारे में। और ये जो शीर्षक है ये संबंधित है वैवाहिक सामाजिक वैवाहिक कुरीतियों के संदर्भ में। तो आप लोग इस जो सारांश है इसे आप लोग बेहतर अच्छे तरीके से समझें। जो भी जैसे होता है ना कि कहानी जैसे हम लोग पढ़ लिए, लेकिन उसका सारांश लिखने की बारी आई तो हम लोग मन में जो भी सारी कहानियाँ वही चलती रहती है। सारांश को छोटा, मतलब कहानी को छोटा बनाना, तो वो होता है कि आजकल लोग हैं तो कहानी को छोटा को बड़ा बना कर लिख देते हैं। तो सारांश में है कि आप लोगों को सारी कहानी सारांश में समझ में आ जाती है, तो इतनी सारी बड़ी कहानियाँ पढ़ने की क्या ज़रूरत। तो आप लोग प्लीज़ सारांश को एक बार ज़रूर देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग जो है गेस्ट पेपर से छापना आप लोगों का तो काम ही रहता है। तो क्या होता है कि कई बार नहीं लड़ता है गेस्ट पेपर में भी, तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दें और पढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, तो ज़रूर देखें गेस्ट पेपर से, अगर छूट है तो। चलिए देखते हैं अगला। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, या रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालें, या कह रहा है कि एकांकी का सारांश लिखें या उमा के चरित्र का वर्णन करें। तो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी श्री जगदीश चंद्र माथुर की एक प्रौढ़ और सफल कृति है। पहले इसकी जूम कर लेते हैं। इसकी कथावस्तु, पात्र और संवाद योजना एक उत्कृष्ट एकांकी के सर्वथा अनुरूप है। इसमें एक ही मूल कथा है। कथा अत्यंत संक्षिप्त है और यह समाज के एक ही पहलू पर प्रकाश डालती है, वह है वैवाहिक प्रथा में आई कुरीति। आज की वैवाहिक प्रथा में विवाह के पूर्व लड़की देखने का जो प्रचलन हो गया है वो अत्यंत ही शर्मनाक है। इसका लड़की के मनोविज्ञान पर कितना दूषित प्रभाव पड़ता है, यही दिखलाना प्रस्तुत एकांकी की कथा का उद्देश्य है। इसके लिए लेखक लड़की यानी उमा को देखने की घटना की योजना करता है और उसी के माध्यम से लड़की की मनोवृत्ति, लड़की वालों की मीन मेघ और लड़की वालों की आरोपित विनम्रता आदि पर प्रकाश पड़ता जाता है। तो रीढ़ की हड्डी एक ये जो काल्पनिक कथा है एक, तो ये सिर्फ इमेजिन भी लोग कर सकते। सो रीढ़ की हड्डी की कथा काल्पनिक है, परंतु अनुभूति की तीव्रता और प्रभाव की अन्विति के कारण यथार्थ से भी अधिक प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी है। इसमें एक और जहां समाज की कुरीति पर चुभता हुआ व्यंग है, वहीं कुमारी लड़कियों की मार्मिक स्थिति का निर्दर्शन भी। कुल मिलाकर रीढ़ की हड्डी की कथा अत्यंत सफल, आकर्षक, प्रभावोत्पादक और मनोरंजक है। रीढ़ की हड्डी में कथा विकास की तीनों से सोपानों यानी कि प्रारंभ, विकास और चरम सीमा की योजना हुई है। बाबू राम स्वरूप के यहाँ उनकी एक लड़की को देखने के लिए लोग आने वाले हैं। उनके घर की व्यस्तता और सरगर्मी से कथा का प्रारंभ होता है। लड़के और उसके पिता के आते ही कथा का वास्तविक पहलू सामने आता है और यहीं से कथा की विकास अवस्था प्रारंभ होती है। लड़की यानी कि उमा की प्रतिक्रिया दिखलाना ही एक एकांकी का प्रधान कार्य है। यही कथा की चरम सीमा हो जाती है। संकलन त्रय यानी कि स्थान, काल और कार्य की दृष्टि से भी प्रस्तुत एकांकी सफल है। इसमें आदि से अंत तक घटनास्थल एक ही है। राम स्वरूप का मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अल्पकाल में इस घटना को दिखाया गया है कि साथ ही एक कार्य यानी कि उमा की प्रतिक्रिया को इसमें दिखाया गया है। रीढ़ की हड्डी में अत्यंत संक्षिप्त रंग संकेत है जो सार्थक है और इसके सभी दृश्य स्वाभाविक और अभिनय है। और एक आदर्श एकांकी के अनुरूप रीढ़ की हड्डी में कुल 6 पात्र हैं। उमा यानी कि लड़की, राम स्वरूप जो लड़की के पिता हैं, और प्रेमा जो लड़की की माँ है, और शंकर जो लड़के का नाम है। गोपाल प्रसाद लड़के के पिता का नाम है और रतन उनका नौकर है। तो इसमें उमा, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद मुख्य पात्र हैं। शेष पात्र गौण हैं। एकांकी के सभी पात्र सजीव हैं। नायिका उमा नायिका जो है उमा नारी जागरण की प्रची मूर्ति है। रीढ़ की हड्डी के संवाद सभी विशेषताओं से युक्त है। इसके संवादों में स्वाभाविकता, सशक्तता, सरलता और संक्षिप्तता
रोचकता और प्रभाव उत्पादकता, सॉरी यहाँ पे थोड़ा वो, आदि सभी गुण वर्तमान है। इसके संवादों में हास्य और व्यंग की भी योजना हुई है। रीढ़ की हड्डी की भाषा अत्यंत सरल है। यो वाक्य गठन काफी स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। फिर भी भाषा साधारण बोलचाल की है, साहित्यिक गंभीर में नहीं है, जो पात्रानुकूल है। यथा भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगे, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पे बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। प्रस्तुत एकांकी में अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी खूब प्रयोग किया गया है। यथा क्या दिया है, वीक एंड कोर्स, मार्जिन, सिटिंग, बिजनेस, टैक्स, ग्रेजुएट, तब्दील, गजब, बेइज्जती, अर्ज नाश्ता, तलीम, नखरा, तकदीर आदि। तो रीढ़ की हड्डी वर्तमान भारतीय वैवाहिक पद्धति पर एक चुभता हुआ व्यंग है। हमारे समाज में विवाह के पूर्व लड़की देखने की जो प्रथा है वो अत्यंत दूषित है। इसमें लड़की की मनस्थिति पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यही दिखलाना प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य है। उमा को देखने के लिए लड़का शंकर, उसके पिता बाबू गोपाल प्रसाद आते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद उमा को अनेक प्रकार से ठोंक बजाकर देखते हैं, उससे गाना गवाते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उमा हर प्रश्न पर अपमान का घूंट पीकर रह जाती है, परंतु जब उत्तर देने पर बाध्य किया जाता है तो वह उबल पड़ती है। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या ये बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? उमा के इस कथन द्वारा लेखक ने प्रस्तुत एकांकी में अपने उद्देश्य को व्यक्त कर दिया है। इस तरह लेखक ने भारतीय वैवाहिक समस्या के समाधान की ओर संकेत किया है। सो गाइस, यही है इस रीढ़ की हड्डी का सारांश, और जिस तरह से इसमें वैवाहिक और सामाजिक कुरीतियों पर ध्यान दिया गया है। सो यही जो है जयशंकर प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर की एक रचना है। और भी ज़्यादा सारांश और भी ज़्यादा, तो इसमें यही है कि उमा नामक एक विशेष लड़की है जिसे देखने लड़के वाले आते हैं और उस पर व्यंग आदि कसते हैं। तो उमा अब भड़क जाती है और अपनी आत्मरक्षा करने के लिए वो उठ खड़ी होती है। तो इस तरह इस कहानी का अंत होता है। और इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को अगर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और ताकि आप लोगों को ये मोटिवेशन हमें बिल्कुल अच्छा लगे। क्या होता है कि हमारे लिए बस आपकी लाइक और व्यूज़ ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान में रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।